बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशेल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ये दौरा इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूँ तो वैसे भी पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं देरीना ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हर तरह का बाहमी जो ताउन है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल रहा है, जिसमें चाहे वो दिफाई ताउन हो सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे वो माहौल हो, मईशत के हवाले से जो है वो बातचीत हो, वो इन तमाम पहलुओं के हवाले से ये मुलाकात जो है ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। लेकिन इस मरतबा ख़ास तौर पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो नामूस रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुत्तहिद हैं, गम और गुस्से में भी हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दो बड़ी इस्लामी ताकतों के जो सरबराहों की मुलाकात होने जा रही है, इस तनाजुर में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के हवाले से भी बड़े मुस्बत इशारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और इसमें भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। सो इस हवाले से भी ये जो दौरा है इसकी क्या अहमियत है हम बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म से पहले आर्मी चीफ जो हैं वो भी जा चुके हैं सऊदी अरब, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमने दावत दी है शाहिद अमीन साहब को। साहब एक एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपके वक्त के लिए। सर, इससे पहले कि मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से हम बात करें, वो हम एक एक करके उसका भी अहाता करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो टाइमिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए और सूरत हाल को जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो सोच रहे हैं, उसको सामने रखते हुए आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? मेरे ख्याल में तो इसकी बड़ी अहमियत है। जी आपने जिक्र किया सऊदी अरब पाकिस्तान ताल्लुकात का, ये जी हमेशा बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं। उसमें हर किस्म का ताउन शामिल है, पॉलिटिकल लेवल पे, फौजी लेवल पे, इक़्तिसादी लेवल पे, मैन पावर लेवल पे। लोग जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का ईरान से या तुर्की से या मलेशिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल सही है, अच्छे हैं और बेहतर होने चाहिए, लेकिन कोई मुल्क सऊदी अरब का मुकाबला नहीं कर सकता। सऊदी अरब में हमारे तकरीबन 25 से 30 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो जिनकी रिमिटेंसेस सबसे अहम हैं। फिर सऊदी अरब ने आपकी हर मौके पे इक़्तिसादी इमदाद की, किसी इस्लामी मुल्क ने इतनी इमदाद पाकिस्तान की नहीं की जितनी सऊदी अरब ने की। जब हमने 99 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तो उसके बाद जो फॉरेन एड रुकी थी, सऊदी अरब में 3 साल तक हमें तेल बगैर कीमत के दिया था। और इसके अलावा भी हमेशा तादाद शुमार के हिसाब से वो नंबर 1 है। और फिर हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेड है उनके साथ। पॉलिटिकली वो हमेशा हमारे हामी रहे हैं। आप भी याद रखिए 65 की जंग में, 71 की जंग में कितनी उन्होंने हमारी मदद की। तो सही है कि सब मुल्कों के साथ अहमियत है। हमारे ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तुर्की के साथ भी, लेकिन सऊदी अरब की मुनफरद खुसूसी हैसियत है और उसमें पिछले दिनों कुछ कमी आई थी, जिसकी वजह मैं समझता हूँ उनकी अपनी, सऊदी अरब की अपनी खारजा पॉलिसी है, जिसमें पाकिस्तान को एक लिहाज से दुश्वारियां पेश आई। मिसाल वो चाहते थे कि यमन की खाना जंगी में पाकिस्तान को मुलव्वस किया जाए, हमने इसके लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कतर के खिलाफ महाज़ में पाकिस्तान कतर की मुखालफत करे, वो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। ईरान के साथ मुखालफत में भी हम चाहते हैं कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। फिर एक OIC का भी तनाज़ा चला कि वो कुआलालंपुर में एक मीटिंग हो रही थी, सऊदी ने समझा कि शायद हम OIC को सैबोटाज कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था। तो गोया के बाद गलत फहमियां पैदा हो गई थी, जिसमें इंडिया फैक्टर भी शामिल है कि वो इंडिया की तरफ मोहम्मद बिन सलमान, जो आजकल वहाँ के समझिए कि असल इख्तिदार तो उन्हीं के हाथ में, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इंडिया की तरफ ज्यादा दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे थे। उनके अपने इक़्तिसादी मफादात हैं। तो इस पैसे मंजर में हम ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म का दौरा इसलिए अहम है कि जो देरीना गर्म जोशी थी और कुर्बत थी उसको दोबारा बहाल किया जाए, बल्कि उन ताल्लुकात को आगे तक ले जाया जाए। ठीक ठीक। एम्बेसडर साहब, ये जरा फरमाइएगा कि फ़र्क क्या है कि MBS जो है यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, विजनरी हैं, सऊदी अरब को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ लाई जो नॉर्मली जो सऊदी मोनाक गुजरे हैं उनके दौर में हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और अब ईरान के बारे में जो सऊदी रवैये में लचक है, आप समझते हैं कि आगे हमें एक मुख्तलिफ सऊदी अरेबिया हमें नज़र आएगा? तो सही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारी अहम तब्दीलियाँ की हैं। खासतौर पर आपने अंदाजा है कि सोशल सेक्टर में औरतों को आज़ादी और मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने
चीजें की हैं, जैसे जो इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, एग्जीबिशन हो रही हैं जो ऐसे पहले नहीं होती थी। लेकिन उनकी जो खारजा पॉलिसी है उससे हमें बाद खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से एक उनके महाजराई ईरान के साथ किया। आपने सही कहा कि उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिया है वो बड़ा अच्छा बयान है, लेकिन देखिए बयान के अलावा आपको अमलन भी कुछ करना पड़ेगा। सऊदी अरब अगर ईरान के साथ ताल्लुकात में वाकई बेहतरी लाना चाहता है तो ताउन की फिजा कायम होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का भी एक रोल है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इन दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो ईरान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से मुफाहमत की साथ नहीं चल रहे हैं, कंसोनेंट नहीं है उसमें, बात एक दूसरे के खिलाफ एक तरह की बात है। वो यमन, ईरान का यमन में एक लिहाज से इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरब इसको नापसंद करता है। ईरान जो है सीरिया की हुकूमत की पूरी हिमायत कर रहा है, सऊदी अरब नहीं हिमायत करता है। इराक में दोनों के दरमियान एक किस्म का राइवलरी चल रही है, अपनी बहरीन में चल रही है। सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंसेस में काफी शिया आबादी है, सऊदी को कंसर्न है कि ईरान उनको वरगला रहा है। तो देखिए ये अगर इख्तिलाफात होते हैं सिर्फ ये एक शख्सी लेवल पे नहीं होते, और ना दो एक बयान देने से वो दूर हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए आपको बड़े ठोस इक़दाम उठाने पड़ते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहिद अमीन साहब। आपने फर्दन वो तमाम चीज़ें गिनवाई जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजूहात थी। सऊदी अरब की तरफ से जो रोल प्ले किया गया इक़्तिसादी तौर पे, जिस तरह से ताउन रहा, लेकिन ये चीज़ें दो तरफा होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं सऊदी अरब के या दिफाई सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का किरदार है वो भी फरामोश नहीं किया जा सकता, और सऊदी अरब इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। आप समझते हैं कि मैसेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर तो होते हैं, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ता है सबसे पहले। हालांकि बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई हुकूमत के ऊपर, लेकिन आप समझते हैं कि अब सऊदी अरब इस चीज़ को समझ चुका है, मैसेज कन्वे हो चुका है, और अब ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बुनियाद पर बेहतरी की तरफ जाएंगे? यकीनन उसको इस बात ये समझने की जरूरत है। पिछले दिनों मेरे ख्याल में जो भी इख्तिलाफात थे वो ऐसे थे जिनको डिप्लोमेटिक चैनल से बेहतर कम्युनिकेशन के जरिए से उनको दूर किया जा सकता है। बस तो बिल्कुल गलत फहमी पे थे ना। जब कुआलालंपुर समिट की बात हुई तो सऊदी अरब ने समझा कि हम ओआईसी को तोड़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल एक गलत तासुर था। इस तासुर को थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल दूर किया जा सकता था। उसमें हमारी डिप्लोमेसी की भी कुछ कमजोरी है, लेकिन ये कि अगर सऊदी अरब इस वक्त हमारी तरफ मायल है तो उस पर आपको मैं कहूंगा कि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब तक मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से बहुत तवक्कुआत रखते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उनका बिल्कुल प्रो सऊदी रुझान था। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके बिल्कुल पॉलिसी में जबरदस्त तब्दीली कर दी है, इसलिए जिस पे उनका निसार था वही जो है उनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। इसलिए अब उनको पाकिस्तान याद आया कि भाई पाकिस्तान जो हमारा बेबीना दोस्त है उसके साथ ताल्लुकात को और सवार करना चाहिए। आपने सिक्योरिटी का सही जिक्र किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ी अहमियत पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए ये है कि हमने उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दी हुई है। हमारी फौजें तक जो है सऊदी अरब में जाके कार्रवाई कर चुकी हैं, और इस वक्त भी हमारी जो ये इम्कान इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो सऊदी अरब को पाकिस्तान की बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को जो भी खतरा है उसको दूर करने में पाकिस्तान का कलीदी रोल है। अच्छा सर, ये जरा फरमाइएगा कि ईरान और सऊदी अरब आपस में कभी भी इनकी बाज़ाब्ता जंग तो नहीं हुई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जिन कुछ का आपने जिक्र भी किया, ये प्रॉक्सी वॉर में मसरूफ रहे, और पाकिस्तान भी इसका शिकार हुआ, स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ। हमारे दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सऊदी अरब से मुआशी तौर पे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानीज़ वहाँ पे हैं जो रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। ईरान से हमें शायद वो मुआशी फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट देखना है। तो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करना है, या पाकिस्तान का पलड़ा कहीं पे भारी हो सकता है? यकीनन हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो में कमी ना आए, बल्कि और वक्त के साथ बेहतर हों। लेकिन मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सऊदी अरब और ईरान का इस लिहाज से मुआवजा नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में आपके 25 से 30 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, ईरान के अंदर आपके बहुत ही थोड़े से नाम के हैं। 1975 के बाद ईरान ने पाकिस्तान को कभी कोई इकोनॉमिक एड नहीं दी है। सऊदी अरब ने उसके बरस आपको बेतहाशा आपकी इमदाद की है। फिर ये कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी सऊदी अरब हमारा बड़ा ठोस साथी रहा है।
ईरान का जो है कम से कम 1993 और 94 के बाद उन्होंने एक लुक ईस्ट पॉलिसी करके इंडिया के साथ ताल्लुकात इतने इस्तेवार किए कि एक स्पेशल रिलेशनशिप उन्होंने एक इंडिया के साथ एक हद तक कायम की है। एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पे उनका एग्रीमेंट 2003 में हो गया था। तो बेशुमार ईरानी फौजी इंडिया के अंदर तरबियत हासिल कर रहे हैं, तो ईरान का रुझान इंडिया की तरफ काफी नजर आता है। तो उसकी वजह से हम ये कहेंगे, हम यकीनन सऊदी ईरान के साथ ताल्लुकात को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इसका सऊदी अरब ताल्लुकात से मुआवजा नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब के ताल्लुकात में बहुत वजन है। एक बात है ना, लेकिन इसमें शाहिद साहब जो पाकिस्तान का किरदार है, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सऊदी अरब जो है उसका ईरान के साथ, कतर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाना, इसके बड़े मुस्बत इशारे जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का किरदार आप कैसे देखते हैं? हम तो यकीनन चाहेंगे कि इनके जो इख्तलाफात हैं ईरान के साथ वो दूर हों, आपस में दोनों में अगर दोस्ती होती है तो बड़ा इस्लामी दुनिया को फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है, इस्लामी दुनिया को उसका बड़ा फायदा है। लेकिन इसको ये मसला इतना आसान नहीं है। एक बयान दे देना कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं यकीनन खुशाइंद है, लेकिन इसके साथ आपको कोई अमली कदम उठाने पड़ेंगे। ये जो टेंशन है यमन में, शाम में, इराक में, इनको दूर करना पड़ेगा। ईरान को भी सऊदी अरब को पूरा यकीन दिलाना होगा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिसके अंदर वो सबवर्शन भी शामिल है। सऊदीज को खतरा है कि ईस्टर्न प्रोविंस जो सऊदी अरब का उसमें शिया आबादी ज्यादा है, वहां पे ईरान जो है अपना सरसूख सऊदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बहरीन में भी शिया आबादी की ज्यादा अक्सरियत है, वहां पे भी सऊदी अरब को शिकायत है कि ईरान वहां पे की मकामी आबादी को भड़का रहा है। तो ये चीजें जो दूर करने के लिए ईरान की जिम्मेदारी बनती है। आप दूसरे मुल्कों के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो, कोई ऐसी बात ना करें कि सऊदी समझे कि ईरान के बहरहाल इतने अरसे के मामलात हैं, उनको ठीक होते होते वक्त लगेगा। और इसमें पूरी दुनिया की जो इस्लामी, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा बड़ा इस्लामी मुल्क जो है उसका किरदार होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि अगर उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है और कुछ बेहतरी आ रही है। अगर हम जो इस वक्त सूरत हाल है इस्लामोफोबिया को लेके शाहिद अमीन साहब, जिसके अंदर पूरी दुनिया के जो जज्बात हैं वो बड़े बुरे तरीके से उनको ठेस पहुंची है, उस हवाले से इस दौरे की कैसे आप अहमियत देखते हैं? ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल कोशिश की है कि दीगर इस्लामी ममालिक भी ये जो इस्लामोफोबिया हो रहा है उसके खिलाफ एक मुश्तरका स्टांस लें। आपने देखा कि जो कुछ भी फ्रांस में हम नापसंदीदा बातें हुई हैं, बहुत हमें इश्तियाल दिलाने वाली बातें हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। क्या सऊदी अरब ने भी ऐसा स्टांस लिया है? क्या इराक ने, ईरान ने भी ऐसा स्टांस लिया है? तो देखिए, हम एक लिहाज से अकेले से खड़े हुए हैं कि हम तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं कम से कम पब्लिकली भी कुछ नहीं करते। हो सकता है कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वो भी कुछ कर रहे हो। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की जैसे मुल्क जो है मिलके वेस्ट पे दबाव डालते हैं कि इस्लामोफोबिया को खत्म करो, एक किस्म की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ना उनके हक में ना हमारे हक में है, और जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने की बहुत लाजमी जरूरत है। वो वेस्ट समझता है कि हम आजादी राय के खिलाफ हैं, हम आजादी राय के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी की तौहीन करना जो है और बेइज्जती करना जो है वो तो आजादी के जुमरे में नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप लंदन में खड़े होके किसी को मारपीट शुरू कर दें या गाली देना शुरू करें तो ये नहीं कह सकते ये आजादी राय है। तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए वेस्ट में कि जो उन्होंने मजमून बातें की हैं हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु के बारे में, इस्लाम के बारे में, वो नाकाबिल बर्दाश्त है, ये आजादी राय के जमन में नहीं आते। तो सऊदी अरब की बड़ी अहमियत है, आपको मालूम है सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, बड़ा दौलतमंद मुल्क है, उसका असर रसूख है। उम्मीद है कि हमारी वज़ीर आज़म और सऊदी अरब को इस बात पे माइल करेंगे कि हम दोनों मिलके इस सिलसिले में कार्रवाई करें। ये सब फरमाइएगा कि अब वज़ीर आज़म जब भी ऐसे स्टेट विजिट पे जाते हैं तो बिल्कुल एजेंडा सेट होता है, पता है क्या बात करनी है, मईशत पर भी बात होगी, मिलिट्री टाइज पर भी यकीनन गुफ्तगू शनीद होगी, इस्लामोफोबिया का जिक्र आपने भी किया, इस पर भी बात करेंगे। फोकस किस पे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब करेंगे या हमें पाकिस्तान को एज अ कंट्री करना चाहिए जब भी सऊदी अरब के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट विजिट्स हों? हम चाहते हैं कि जो किस्म के इख्तलाफात पिछले दिनों आए थे वो खत्म किए जाए। तो यमन के बारे में जो उनकी गलतफहमी थी, या ईरान के बारे में कि पाकिस्तान का रवैये के साथ शिकायत थी, इन चीज़ों को दूर किया जाए। हमारी भी शिकायत हैं कश्मीर के सिलसिले में। हम समझते हैं कि सऊदी अरब ने वो रोल अदा नहीं किया, हिंदुस्तान की उसको खुले भरपूर मजम्मत करनी चाहिए थी। आखिर इससे नॉट ओनली इस्लामिक इशू, ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन इशू। वहाँ जो कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना जो है वो बिल्कुल अखलाकी फर्ज भी है और एक दीनी फर्ज भी है।
तो सऊदी अरब इस सिलसिले में अगर ज्यादा मुतहरिक होता है तो यकीनन ये हमारे लिए बाइस इत्मीनान होगा। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म से पूरी कोशिश होगी कि कश्मीर के बारे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के मौक़िफ़ में यकसानियत लाई जाए। सही। अच्छा शाहिद साहब, आपने बात की है जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी मुकीम है, एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। अभी गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि सफारत खाने से मुतल्लिका शिकायत जो थी वो भी थी, वज़ीर आज़म अब वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से बात करना एजेंडे के ऊपर है सबसे ऊपर, इस हवाले से ख़ास तौर पर बात होनी चाहिए, और सफारत खाने के जो मामला हैं उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म को इकदाम उठाएंगे? लेकिन वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में जो आम पाकिस्तानियों को दुश्वारियां हैं उसकी तरफ बिल्कुल सही बात की है, मैं उसकी बिल्कुल तायीद करता हूँ। यकीनन सफारत खाने को ज्यादा इस सिलसिले में मुतहर्रिक होना चाहिए और हमदर्दाना रवैया अख्तियार करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उनको दूर करना चाहिए। लेकिन देखिए हर चीज को एक फोकस में करके देखना चाहिए। सऊदी अरब में 25 से 30 लाख पाकिस्तानी हैं। हमारे सफारत खाने की अमले की तादाद 100-150 के करीब है, जिसमें से गालिबन 30-40 अफराद जो हैं इन पाकिस्तानियों के कौंसलर जो मसले होते हैं ना, पासपोर्ट, वीजा, शिकायत, जेल चला गया कोई हो गया, आप समझिए 25 लाख की आबादी को कोई 25 आदमी जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो उनके दबाव को का भी तो थोड़ा एहसास होना चाहिए कि भाई ये भी इंसान है, उनके ऊपर बहुत दबाव है। दूसरे वजीर आजम में ऐसा नजर आता है कि सिर्फ एक कौंसलर काम को यानी पासपोर्ट, वीजा और इस काम को हर चीज की मालूम है कि एम्बेसी अच्छी बुरी किस बुनियाद पे कि जी इसकी कौंसलर परफॉर्मेंस, लेकिन बहरहाल एक तसल्ली बख्श इकदाम है कि वज़ीर आज़म ने अपना कंसर्न शो किया है उन लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ शहजाद हमारे नुमाइंदे भी हैं इस वक्त सऊदी अरब से, उनसे जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर आपका अमीर मोहम्मद खान। मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी तफसीलात अगर पहुँच गए हैं, रिसीव किसने किया, आगे मुलाकातें क्या शेड्यूल हैं उनकी? चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अमीर मोहम्मद खान सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनसे बात कर सकें और वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल जो है, एजेंडा क्या है, वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर सकें, किस तरह से खुशामदीद किया जा रहा है और किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन जैसे हमने बात की शाहिद अमीन साहब से, शहजाद, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये दौरा है और सबसे जो खुशाइन बात है, एक तो ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मौजू है या एजेंडा है वो उसके ऊपर इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करना, नामुस्से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करना और कोई जो है वो वाज़े इसके ऊपर लाएअमल जारी करना, एलानिया जो है वो जारी करना, वो बड़ा ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि शायद कोई एलानिया जो है इस तरह का जारी होगा। दूसरा ये है कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनका मुत्तहिद होना, जिसमें ईरान भी शामिल है, अगर उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त होती है, कतर है, ईरान है, सऊदी अरब है, तो वो भी बड़ा खुशाइंद होगा। देखिए मुत्तहिद होना ना होना तो एक बड़ी मतलब दूर की बात है कि वो होते हैं नहीं होते, हर मुल्क का एक अपना एजेंडा है। ईरान इसराइल को अपना बदतरीन दुश्मन समझता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक हैं कि जिनके इसराइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन कम अज़ कम अपने इख्तलाफात एक जगह पे एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जिसे हम कहते हैं उस पर कम अज़ कम ये इस्लामी मुल्क ममालिक या मुल्क जो हैं सारे के सारे ये इकट्ठे हो सकते हैं। और जिस पे मेरे ख्याल में हमारे नुमाइंदे अमीर मोहम्मद खान साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खान साहब हमें ज्वाइन करने का। ज़रा बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब वहाँ लैंड कर गए हैं, क्या एजेंडा है, और मेरे ख्याल में कल से बाकायदा मुलाकातों का आगाज़ होगा इस दौरे में? जी हाँ, आज रात से ही होगा। गालिबन प्रोग्राम ये है कि वज़ीर आज़म की आमद के बाद वो शायद पहले उम्रा करने चले जाएं, लेकिन जाने के बाद प्रोग्राम होगा। अभी एयरपोर्ट पे एक्टिविटी जारी है और तकरीबन आधा घंटा है इस बात के अंदर के प्रोग्राम तय हो सके। तो फोन रिसीव कर रहा है, अभी जहाज लैंड नहीं हुआ है। ठीक, अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, अच्छा इस्तकबाल किया जा रहा है। और एक रिवायत है कि जब वज़ीर आज़म आते हैं तो जो क्राउन प्रिंस अपनी गाड़ी में उठा के हो सकता है ड्राइव भी वो खुद करें, लेकिन क्वेश्चन इस कि अभी आर्मी चीफ का दौरा इख्तिताम पजीर हुआ है, वो गए वहाँ पे और उन्होंने भी बात की और बड़ी उस पर भी जो आज हमें खबरें मौसूल हुई हैं। वज़ीर आज़म का जो दौरा है, फोकस आप किस पे देख रहे हैं कि वहाँ से जो मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, किन एरियाज पे फोकस करेंगे दोनों ममालिक की लीडरशिप? ये दौरा जो है इस दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक सबसे अहम तरीन दौरा है कई सालों बाद। इसके अंदर जो है इतना अहम दौरा कभी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इतना राब्ता नहीं हो सकता है, लेकिन इस दफा जो है बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे माहदे हैं जो होने वाले हैं। और उसकी वजह यह है कि दोनों क़यादतें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान, दोनों क़यादतें चाह रही हैं कि उनका मुल्क और उनकी आवाम जो है खुशहाली देख सके। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से जो तुर्की और जो ईरान के सूबे में पेट फैलाने का जज्बा हो रहा है, ये पूरी उम्मा के लिए बेहतरीन है।
तो इसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर एक आखिरी सवाल खान साहब, एक आखिरी सवाल जो कि सारे पाकिस्तानी उसका जवाब चाहते हैं। ये इत्तलात थी कि वज़ीर आज़म जब जाएंगे तो बात करेंगे वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं उनको छोड़ने की, जो किसी पैटी क्राइम्स में वहाँ पे हैं। तो इसका भी इम्कान है कि जो छोटे छोटे जराइम में मुलव्वस हैं वो लोग जो हैं सऊदी क़यादत उन्हें छोड़ने पर तैयार होगी और वापस पाकिस्तान भेज देगी। यह एक नॉर्मल रूटीन है। मसला ये कि जिन पाकिस्तानी कैदियों की बात होती है जो कि काफी तवील अर्से से हैं, वो क्रिमिनल केसेस है। मैंने पता किया है रियाद में भी, जद्दा में भी, वो क्रिमिनल केसेस है जिसके अंदर उनको डेफिनेटली सजाएं भुगतनी पड़ेगी। छोटे मोटे मुकदमात के लिए सफारत खाना, कौंसल खाना अप्रोच करता है इनकी लोकल अथॉरिटी में और उनको रहा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कैदी है, कोई रिपोर्ट बनी है तो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह देखेंगे, वो दाखिला उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। उनके लिए भी बेहतरीन काम होगा। क्या चलिए, बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद खान हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि आज से बाकायदा लॉकडाउन जो है वो एक तरह से उसका आगाज़ हो गया है। मार्केट्स बंद हो चुकी हैं, ईद की छुट्टियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। क्या इकदाम किए गए हैं, कितने मौसर साबित हो सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मोहब्बत, खुलूस और इसार के लाजवाल रिश्तों में बंधे पाक सऊदी ताल्लुकात रवायती पैमानों से बालातर, दो तरफा ताल्लुकात का एक और अहम संग मील। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। हमने अपने हमसाया मुल्क में कोरोना की तबाही देखी है। खुद पाकिस्तान में भी आपने देखा है कि मुसलसल कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। इसी सूरत हाल के मद्देनज़र हुकूमत पाकिस्तान ने 8 तारीख से लेके 16 तारीख तक एक ईद की लंबी और थोड़ी तवील छुट्टियां की हैं। इन छुट्टियों के दौरान जो SOPs जारी किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद से ही हम कोरोना से बच पाएंगे। घर रहें, महफूज रहें, ये एक बुनियादी मोटो होगा इन छुट्टियों का। इन छुट्टियों में, जहां ईद की छुट्टियों में हम बाहर जाते थे, लोगों को मिलते थे, रिश्तेदारों को मिलते थे और ईद की खुशियां बांटते थे, इस बार अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और ख़ुद अपने आप को महफूज रखने के लिए हम घरों में रहेंगे और एक दूसरे से राब्ते का ज़रिया होगा इंटरनेट, फ़ोन या पैगामात जो एक दूसरे को अरसाल करते हैं उसके ज़रिए, क्योंकि घर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। इस दौरान हमारी जो आमदोरफ्त है वो महदूद होगी। हम हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया है। 8 मई तक इजाफी ट्रेनें तो चलेंगी, लेकिन उसके बाद हमारा जो शहरों के दरमियान राब्ता कार है उसको कम से कम करने की कोशिश की गई है और आवाम के ताउन से ही और SOPs के ऊपर अमल से ही हम इस वबा से जान बचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमने इस वबा पे अमल नहीं किया तो आपके सामने है कि जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। इसलिए घर रहें और महफूज रहें। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोविड-19 जिसके आप जानते हैं कि केसेस मुसलसल सामने आ रहे थे, हर दिन की बुनियाद के ऊपर नए तकरीबन 5000 के करीब केसेस, और यही सिलसिला इसी तरीके से जारी है। अब ईद की छुट्टियां 10 से शुरू हो रही हैं, उससे पहले आज शाम से मार्केट्स बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन एक तरह से जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, इंटर सिटी, इंटर प्रोविंस जो ट्रांसपोर्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी ख़त्म कर दी गई है। सो ये कितने मौसर
मौसर इकदाम साबित होंगे? और पिछली दफ़ा हमने ये देखा था कि ईद के मौके पर जो केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। इसी वजह से उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस मरतबा सख्त इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मुल्क में कोविड के मुस्बत केसेस की शरह है वो 9% के करीब है। और इन खतरात में जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो अभी बड़ी सुस्त रवि के साथ जारी है। इसमें कितनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त के लिए। मुसर्रत साहिबा, एक तो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में वो बड़ी अलार्मिंग है, वहाँ पे केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। सो एक तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमें काइंडली अपडेट करें कि फ़ौज भी बुला ली गई, इकदामात भी बड़े सख्त जो हैं वो पहले से किए गए हैं पहले के मुकाबले में। आपको क्या नज़र आ रहा है, इस दफ़ा सूरत हाल बेहतर रहेगी? और अभी तक क्या लोग अमल कर रहे हैं SOPs के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिशन। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको लोगों ने रियलाइज किया भी है और आगे गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है, और जैसे PTV बड़ा इतना अच्छा एक फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं आप लोग, कि इनफैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सब लोगों को समझने की जरूरत है कि ये ईद आम ईद नहीं है। और अगर हम ईद उल फितर देखें, रमजान देखें, तो इनके पीछे जो मैसेज छुपा हुआ है उसको रियलाइज करने की, समझने की जरूरत है। वो मैसेज ये है कुर्बानी और जज्बा इसार के साथ अपनी खुशियों में अपने लोगों को हिस्सेदार ठहराना। लेकिन इस ईद के अंदर जो हमारा जज्बा होना चाहिए वो कुर्बानी का इस सेंस में होना चाहिए कि एक तो वो लोग जिनका कारोबार अच्छा नहीं रहा, जिनका इस कोविड की वजह से रोजगार मुतासिर हुआ, हम उनकी मदद करें और इस ईद को इस जज्बे के साथ बनाएं कि हमने अपने आप को, अपनी फैमिली को हमने कोविड पॉजिटिव होने से बचाना है। और ये आपका जो कदम होगा जिसमें आप अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करेंगे, आप अपनी रियासत की और अपनी कौम की भी हेल्प कर रहे हैं। जो इंसान अपने आप को हॉस्पिटल में जाने से बचाएगा, वो मैं कहती हूँ कि इंसानियत इस वक्त, पूरी इंसानियत, पूरी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर जिस तेजी के साथ ये फैला है, एंड स्पेशली ये जो थर्ड वेव है, आप अपने हमसाए में देखें, इंडिया के अंदर जो दिलखराश मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं, अल्लाह माफ करे। और हमें दुआ भी करनी चाहिए रमजान के बाबरकत महीने में कि ऐसा ना हो कि हम वो सारी सिचुएशन अपने इर्द गिर्द देखें। और वो किस तरह से हो सकता है कि आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर, जैसे अभी आपने फरमाया कि पॉजिटिविटी जो उसकी शरह है वो दैट इज मोर देन 9%, इट इज वेरी हाई। जब आपकी पॉपुलेशन, अगर हम 22 करोड़ का मुल्क है, अगर मैं पंजाब की बात करूं 11 करोड़ का सूबा, तो हमें SOP पे अमल दरामद करना है हर सूरत, उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आर्म फोर्सेज आई और वो कितने जज्बे के साथ, जब आप खुद अपनी जान की हिफाजत नहीं कर रहे तो वो आपको मास्क ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पुलिस, इसी तरह हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी जिले इंतजामिया है, वो बड़ी उन्होंने एफर्ट की। हम हर वक्त क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन इस वक्त हमने उनको अप्रिशिएट भी करना है कि SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए जो सबसे अच्छी चीज जो फ्लैग मार्च होता है, उससे एक लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल आया। जो शुरू में जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई SOPs की, तो कुछ दिनों में अगर मैं पंजाब की और लाहौर की बात करूं तो ये शरह 22% से भी ऊपर गई। अच्छा, ये मुसर्रत साहब ये बताइएगा कि एक तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक, ये एहतियात भी करनी है, इंतजामिया भी विजिलेंट है, 6 बजे से लॉकडाउन का भी जो है वो आगाज़ हो गया। एक वो तबका है जिसको हम ताजर बरादरी कहते हैं, पाकिस्तान में उनकी शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं, दीगर कारोबार हैं, वो बड़े मुतासर हुए हैं और ईद का इंतज़ार वो इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर है उनकी आमदन होती है और उसी हवाले से वो अपना कारोबार का सिलसिला चलाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे किराए उसी जगह हैं, बिल हम उसी तरह पे कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हम तनख्वाह उसी तरह देंगे, लेकिन हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ी हिट है। तो वो बड़े हुकूमत से नाराज़ भी हैं, उनकी वजह भी एक नाराज़गी समझ आती है। सो इस सिलसिले में हुकूमत भी यकीनन उनका कोई ख्याल रखेगी तो वो थोड़ा पूछना चाहूँगा क्या होगा। देखिए शहजाद रजा साहब, सबसे पहले तो जो चीज मुझे और आपको और इन ताजर बरादरी को जो समझने की जरूरत है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है। वो बिजनेसेस जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल थे, आप एयर सर्विसेज की बात करो, आप होटल इंडस्ट्री की बात करो, टोटल कोलैप्स कर गई है। और उसके इस सारी सिचुएशन के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया में जितनी भी रिलीफ दी गई, जितनी भी इसके ऊपर अगर जो हुकूमतों ने अपने लोगों को जो सपोर्ट किया, हेल्प किया, बहरहाल अपनी इस
पुअर बजट और पुअर इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि वो अपने महरूम तबके को जो भी रिलीफ पॉसिबल है वो हम दें, और वो हमने दी। अभी इस वक्त हमें सबको एक इंसानियत के जज्बे के तहत विल दिखानी है कि अगर हम इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएंगे, अगर हम इंडिया वाली सिचुएशन से बच जाएंगे तो फिर सारे कारोबार सारे कुछ इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। इंसानी जान का बचना इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस तरह की सिचुएशन अगर किसी बाहर के मुल्क में होती तो वहां पे टोटल कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होता, लेकिन हमने तो फिर भी 6 बजे तक इजाजत दी और कंडीशंस के साथ दी, और आगे भी हमारी कोशिश है। अब हमारी इसमें थोड़ी सी जो लोगों को मैसेज है, जो अहम मैसेज है वो मैं अभी बताना चाहती हूँ कि सेंस क्या है ये जो थोड़ा सा हमने लॉकडाउन किया ईद की छुट्टियों में। इसके अंदर हमारी ख्वाहिश भी और हमारी 100% एफर्ट ये होगी कि हम ये जो शरह इसको नीचे लेके आए, ताकि जब ईद की छुट्टियां खुले तो हम थोड़ी सी बिजनेस को और हमारी ताजर बरादरी को रिलीफ मिले और थोड़ा सा हम नॉर्मल की तरफ जाएं। और वो तब पॉसिबल है जब आप ये नीचे लेके आएंगे। अगर ग्राफ ऊपर बढ़ता गया तो फिर इससे भी ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। फिर हमें ना चाहते हुए भी उन शहरों में जहां पे पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी, ऊपर जाएगा ग्राफ। मुझे ये बताएं, जब हॉस्पिटल के अंदर 80% 90% आपके बेड सब कुछ ऑक्यूपाइड हो गया, उसके बाद गुंजाइश क्या बचती है? विद इन 1 डे और 2 डे आपके अगर हॉस्पिटल फुल हो जाते हैं तो फिर वही सिचुएशन होगी कि आपके लॉन्स में भी पेशेंट पड़े हैं, गाड़ियों में भी पड़े हैं। खुदा न खास्ता, खुदा न करे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मुसर्रत साहिबा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल अपने अपने तौर पर एहतियात करे, SOPs को फॉलो करे। गवर्नमेंट ने तो जो इकदाम उठाने थे वो उठा रही है, लेकिन अवाम की जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरी करनी होगी। ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप नहीं समझती कि जो वैक्सीनेशन, क्योंकि पूरी दुनिया का इस वक्त जो फोकस है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि यही एक हल है इसका, और जिसकी वजह से कुछ सूरत हाल बेहतर कई ममालिक में हो भी गई है। हमारे यहाँ आप नहीं समझती कि बहुत सुस्त रवि के साथ ही वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है? इसके ऊपर भी जरा काइंडली बताइएगा। सबसे पहले तो जिस वक्त आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इंशाल्लाह जो एक साइनो वैक्सीन है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमने एक प्लांट शुरू किया था, और अभी जो NCOC को हमारे मिनिस्टर असद उमर उनकी ट्वीट आई है कि उसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग ये जो मई के आखिर तक जो है ये वैक्सीन हमारी इस्तेमाल के भी काबिल हो जाएगी और ये दस्तयाब होगी। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जब हमारे पास देश के अंदर और उसके अलावा काफी ज्यादा बड़ी तादाद में हमने वैक्सीन बाहर से मंगवा भी ली है, लेकिन जो साइनो वैक्सीन है ये एक इसके ऊपर हमारे जो काम तो हो रहा था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और खुशाइन बात ये है कि हम इंशाल्लाह मई के आखिर में इसको मार्केट के अंदर ले आएंगे और इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे। और राइट आफ्टर ये जो ईद की वेकेशन है इसमें हम 30+ की रजिस्ट्रेशन भी ओपन करने जा रहे हैं, और जैसे ही ये वैक्सीन हमारी साइनो वैक्सीन इंशाल्लाह जब मई के आखिर में आती है तो फिर हम एज लिमिट खत्म कर देंगे और फिर 18+ लोग जितने भी हम अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हम इन दिनों में ये जो हमने लॉकडाउन किया इसमें हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे वैक्सीन लगाने की, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस ग्राफ को भी नीचे लेके आए ताकि हम थोड़ा सा रिलीफ दे सके बिजनेस कम्युनिटी को और SOPs के अंदर और इन तमाम चीजों के अंदर। SOPs तो हमें मेरा ख्याल है जब तक कोविड है सबको ही इसके ऊपर अमल दरामद करना है, लेकिन उसमें यह है कि हम थोड़ा सा टाइमिंग में रिलैक्स कर सकते हैं और बहुत सारी और जो चीजें हमने कंडीशंस के साथ ओपन की हुई हैं उसमें टाइम लिमिट किया हुआ है, उसको हम मजीद ईज आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, एक आखिरी सवाल ये कि इस मरतबा जाहिर है कि आज से एक तरह से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन, मुझे काइंडली अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए, कि बंद कर दी गई है इंटर सिटी भी और इंटर प्रोविंस भी। तो इसका मतलब ये है कि छुट्टियाँ तो ज़ाहिर है 10 से हैं, तो फिर लोग, वैसे तो अब सैटरडे संडे है, तो लोगों की ट्रैवलिंग जो है वो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तो कम होगी, महदूद होगी। एक तो ये काइंडली बता दीजिए, और दूसरा ये है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, और क्या इससे पहले अगर लोग चले गए तो उसी तरह से लोड फिर वापसी के ऊपर होगा, उसके लिए क्या इकदाम उठाए गए ट्रांसपोर्टेशन को सामने रखते हुए? जरा इस पे भी हमें अपडेट करते हैं। उसमें हमने ये किया है कि एक तो मैं ये अर्ज कर दूं कि अगले 2 दिन तक जो है ना यानी कि हाफ कैपेसिटी के साथ, यानी कि अगर किसी बस की अगर 100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है तो वो एक सीट छोड़ के एक यानी कि 50% के साथ वो मतलब अपनी सर्विसेज को जारी रख सकते हैं अगले 2 दिन, ताकि जिन लोगों ने अपने घरों में पहुंचना है या जहां कहीं भी अपने जाना आना है वो अपना कर लें।
लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि पूरे मुल्क के अंदर हमने तमाम जितने भी तफरीही मकामात और हर तरह की जो चीजें हैं वो इसलिए सख्ती के साथ बंद है, किसी को वाकई एक सूबे से दूसरे सूबे में भी नहीं जाने दिया जाएगा और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, इन छुट्टियों में जो कंप्लीट लॉकडाउन होगा उसमें नहीं जाने दिया जाएगा। विद इन सिटी आप ट्रैवल कर सकते हैं और अगर खुदा ना खासा किसी को कोई इमरजेंसी है तो कहीं आना जाना है तो फिर आप अपनी प्राइवेट कार्स के अंदर विद एसओपीज आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये आप 10 तारीख से कह रही हैं कि इंटरसिटी और इंटर प्रोविंस, उससे पहले यानी अभी नेक्स्ट 2 डेज लोग ट्रैवल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। और उसमें जो इसके अंदर जो हिकमत है ये समझने की जरूरत है, इसमें लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। ये सब आपकी जान को बचाने के लिए ये एफर्ट हो रही है और अगर आपकी जिंदगी को नॉर्मल करना है और अगर हमने इस जो ये वाला फेज है इस खौफ और घुटन से निकलना है तो हमें अपने ग्राफ को नीचे लेके आना है और वो गवर्नमेंट के इकदाम तभी कामयाब हो सकते हैं इसमें कि हम सिर्फ इकदाम जो उनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करता है और एग्जीक्यूशन में ये आपका ताउन सबसे ज्यादा दरकार है कि आप एक जज्बे के तहत, आप एक विल के तहत, इसको मजबूरी के आलम में प्लीज मत करें कि हमें गवर्नमेंट कह रही है तो हमने करना है। नहीं, आप खुद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी और एक जिम्मेदार मुसलमान होने का सबूत दें और जितने भी पाकिस्तानी है हमारे माइनॉरिटीज के जो भाई हैं हमें सबसे कोऑपरेशन की और दुआओं की अपील है कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है और इसको मुश्किल ही समझे। बड़ा जरूरी है कि हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है उसका एहसास करे और तमाम एसओपीज को फॉलो करे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपके वक्त के लिए। इसमें शहजाद, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कई लोग बड़ा शिकवा कर रहे हैं, बड़े नाराज हो रहे हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रही है, हम जाएंगे कैसे, छुट्टियां अभी नहीं है, उस तरह से जा नहीं सकते, तो बहुत से लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर एक मरतबा नहीं जा पाएंगे, जिनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं उनकी जिंदगियां कायम रहें, आपकी अपनी जिंदगियां, आपकी जान सलामत रहे, सेहत के साथ आप जिंदा रहें, ताकि आने वाले सालों और आने वाले ईदों को एंजॉय कर सकें और मुलाकातें कर सकें, उन लोगों को देख सकें, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता इस मरतबा आप चले जाएं और फिर कभी ना देख सकें। जी बिल्कुल। और ये मुश्किल जो फैसले होते हैं ये हमेशा तनकीद का शिकार रहते हैं। हुकूमत ने फैसला किया 6 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया और उसके बाद अब ईद से 4 दिन पहले कंप्लीट लॉकडाउन, तो ये एक मुश्किल फैसला था, सख्त फैसला था, इस पर तनकीद भी होगी, ताजिर बरादरी भी इस पर तनकीद कर रही है और करती रहेगी। लेकिन बात वही समझने की है कि आज का नुकसान तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, माली नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जानी नुकसान अगर होता है तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो हमें कम से कम ये सोच के अपना माली नुकसान बर्दाश्त कर लेना चाहिए इस मौके पे कि शायद इस नुकसान की वजह से यकीनन कितनी जानें बच गई होंगी। और जहां आप माली नुकसान की बात कर रहे हैं तो हम माली बेहतरी की बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है वो मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के हवाले से है, जिसने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में डालने का जो अहसन इक़दाम है वो उठाया है। इससे कितना फ़ायदा होगा और कितना इसमें सरमायाकारी और पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो रोज़गार के मौके जो है मैसर आएंगे, ये कितना बड़ा इक़दाम है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारा चैलेंज ये है कि लेके आ रहे हैं और वो है 50 लाख घर 5 सालों में। ये कहता था मैं 50 लाख घर दूंगा, 50 लाख घरों का वादा हुआ था ना, घर मिला। 50 लाख घर बनाने थे, 50 लाख दूर की बात है, 5 ईंटें नहीं रखी इन्होंने। कहाँ है वो घर, कहाँ है वो घर? ऐसे ऐसे वादे किए, इमरान खान आएगा 50 लाख घर मिल जाएंगे। 50 लाख घर बना के जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। 50,000 तो बहुत दूर की बात है। कहाँ है वो मंसूबे, किधर गए वो 50 लाख घर? ये वो मंसूबा है कि जो PTI ने अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर बहुत जोर शोर के साथ पेश किया था। मैं इंशाल्लाह आपके सामने आज दावा करता हूँ, हम जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। किराए के मकान में नहीं बल्कि अब अपने घर में आप रह सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए फ्लैट्स नौशहरा का संगे बुनियाद रखेंगे। वादे की तकमील के जानिब एक और कदम, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद के फराज टाउन में हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। गरीब बेघर अफराद का अपना घर बनाने का ख्वाब ताबीर के करीब। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज सरगोधा में हजारों घरों की संगे बुनियाद रखेंगे। बेघर अफराद को छत की फराहमी का वादा पूरा होने लगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बजरिया कुरानदाजी बिना तशुबे तकसीम कर दिए।
वज़ीर-ए-आज़म का 50 लाख घरों का वादा हकीकत, 50,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का आगाज हो चुका। शुक्रिया अदा करने वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने समय पहुंचा, मेहरबानी में शुक्रिया बहुत। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म की उनकी कोशिशों की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे ये मकान दिया। मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ऐसी वर्कर्स के लिए जो है वो घर और फ्लैट्स वगैरह की सोसाइटीज़ बनाई हैं। बहुत शुक्रिया इमरान खान का तब्दीली आने। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी पेशरफ जो हुई है ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ोन, जो कि अब पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कितना अहम है इकदाम, इस हवाले से मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब के मुताबिक गुज़श्ता बरस इस कंपनी से रब्ता जारी था, निगोसिएशन हो रही थी और बिलाखिर वो काम जो गुज़श्ता कई सालों में नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब ने भी इस सवाल से ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बिलाखिर इस हुकूमत ने कर दिखाया। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को और ये है क्या, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया बदर खुशनूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेंबर नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल। बहुत शुक्रिया बदर खुशनूद साहब आपके वक्त के लिए। बदर साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़रा आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को समझाइए कि ये क्या डेवलपमेंट हुई है और इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, ये डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं, पाकिस्तानी एसएमईज हैं और बिजनेसेस हैं, वो अब अमेज़न के ऊपर अपनी चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए बेच सकेंगे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सारी दुनिया में, जहां अमेज़न के 175 फुलफिलमेंट वेयरहाउस सेंटर्स हैं, उनके थ्रू यहां से बैठकर अपनी चीजें बेच सकेंगे। मगर अभी पाकिस्तानी यूजर्स अमेज़न से चीजें खरीद नहीं सकेंगे, वो चीज अभी ओपन नहीं हुई। अभी आउटगोइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेलर साइट ओपन हुई है। अच्छा, तो लेकिन देखें, जो लोग बाहर रहे हैं या ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि अमेज़ॉन की क्वालिटी सर्विस है, फास्ट डिलीवरी है। सो बहुत से पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेज़ॉन की सर्विस से फ़ायदा उठाएं, तो वो सर्विस कब आप समझते हैं एक्टिवेट हो जाएगी जिससे आप घर बैठे चीज़ें खरीद सकेंगे? जी, आई थिंक वो वाली जो फैसिलिटी है वो एक मार्केट प्लेस फैसिलिटी है, जो कि अमेज़ॉन, आई एम श्योर ये चीज अच्छी परफॉर्म होगी, यहाँ पाकिस्तानी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो चीज भी आ जाएगी। उसके लिए अमेज़न को पाकिस्तान में फुलफिलमेंट सेंटर और वो सेटअप करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मगर मेरे ख्याल में एज अ फर्स्ट स्टेप दिस इज अ ग्रेट स्टेप कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स अब सारी दुनिया में जा सकेंगे। मगर एक और चीज यहाँ जहन में रखने वाली बड़ी जरूरी है कि ये एक्सपोर्ट्स नॉर्मल एक्सपोर्ट से फर्क है। नॉर्मल एक्सपोर्ट्स हमारी B2B एक्सपोर्ट्स हैं, ये B2C एक्सपोर्ट्स हैं। ये B2C माइक्रो एक्सपोर्ट्स हैं, स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स इनको कहा जाता है। यानी कि आप कंज्यूमर को डायरेक्टली भेजेंगे। अब आप होलसेल में बिजनेसेस को नहीं देंगे, आप अपने नाम से अपना ब्रांड बिल्ड करके कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचेंगे। तो इस लिहाज से बहुत अच्छी एक आमदनी। अच्छा बदर साहब, जो मुझे काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि ये आम सारिफ के लिए अभी खरीदारी की सहूलत इस पे नहीं है जो हम आमतौर पे समझते हैं अमेज़ॉन से कुछ मंगवाना हो, तो ये तिजारती लेवल के ऊपर जो कंपनीज हैं उनके लिए इस वक्त बड़ा ये इकदाम जो है, पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा है। तो आप उनके हवाले से बताइए कि इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है वो किस तरह इसमें शामिल हो सकती है। सो जरा वो थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। जी, ये जी अमेज़न का अपना डायरेक्ट होगा, इसमें किसी और का बीच में नहीं होगा। सो कोई भी सेलर जाके amazon.com पे रजिस्टर कर पाएंगे। मगर अभी तक जो फैसिलिटेशन की है इस प्रोसेस में, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव था और ये नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल के अंडर उन्होंने फॉर्मली अप्रोच किया था अमेज़न यूएस को, और तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने फाइनली अप्रूवल दिया है। मगर अब सेलर्स और अमेज़न डायरेक्ट हो जाएंगे जब अमेज़न ओपन कर देगा पाकिस्तान के लिए। और हर प्रोडक्ट कि उसकी डिफरेंट प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है जो खाने पीने की चीजें या स्किन पे लगाने की चीजें हैं उनके लिए वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह चेक करेंगे। अगर आपने कोई क्लेम किया है, आपने कहा ये ऑर्गेनिक कॉटन की चीज है, तो वो उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो हर चीज का एक डिफरेंट प्रोसेस होगा, बट बेसिक रजिस्ट्रेशन अमेज़न पे कोई भी पाकिस्तानी कर पाएगा एज अ सेलर। अच्छा, पाकिस्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्री है या बहुत सारी ऐसी खवातीन जो घर बैठे काम करती हैं, वो पाकिस्तान बेस्ड जो कुछ ऐसी वेबसाइट है वहाँ तक तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो वो क्या एज एन इंडिविजुअल भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी या किसी कंपनी ही के मरहूने मिन्नत होना पड़ेगा? नहीं जी, वो डायरेक्टली खुद करा सकेंगी।
यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स, एसएमईज, इंडिविजुअल्स सब अपनी अपनी खुद करा सकें। अच्छा, हम ये देख रहे हैं बदर खुशनूर साहब के इससे पहले अलीबाबा जो एक चाइना की कंपनी है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी पाकिस्तान के अंदर, और हम सुन रहे थे कि शायद वो भी पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान जो है वो उसमें शामिल हो। अब ये अमेज़ोन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं सिर्फ आपसे पूछना ही चाह रही हूँ कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आम जो छोटा कारोबार करने वाला शख्स है वो उसको कोई ट्रेनिंग जो है वो मुहैया की जा सके कि किस तरह ऑनलाइन बिजनेस जो है वो उसने करना है, या वो कैसे इससे फायदा उठा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है जी। और जस्ट टू क्लैरिफाई, अलीबाबा पाकिस्तान में आ चुका हुआ है। सो जो दराज है वो अलीबाबा ओन्ड है 100%। ये पहले रॉकेट इंटरनेट की कंपनी थी जर्मनी में, अब ये अलीबाबा ओन्ड कंपनी है 100%, और दराज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलीबाबा इन पाकिस्तान। एक तो वो क्लैरिफिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो इसमें हुकूमती सतह पर भी इस वक्त एग्जैक्टली अमेज़न और हुकूमत में यही डिस्कशन हो रही है कि मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग की दी जाए और वो आगे फिर सबको ट्रेनिंग दे। और एक वो वाली बात भी हो रही है। इसके अलावा ये प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि जो लोग अमेज़न को समझ लें वो आगे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक दूसरी बात, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम बात है कि हमारे बिजनेसेस को खुद अपने अंदर चेंज लानी है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आना है। उनको खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक हद तक, फिर वो बाकी काम मार्केट में फ्रीलांसर से करवा सकते हैं, जो मार्केट में यंग लड़के लड़कियां जो इस टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं या समझ रहे हैं उनसे काम करवाते हैं। मगर एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे बिजनेस ओनर्स को, एसएमईज को खुद डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, ताकि वो इस चीज का फायदा ले सकें। ये शुरू कब से होगा ये सारे का सारा प्रोसेस? जी ये ईद से पहले एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन उसमें मैं आपसे बताऊं कि ईद से पहले जी, अगर आप अमेज़न से कोई पैकेज रिसीव करते हैं तो अगर वो अमेज़न की अपनी प्रोडक्ट है तो उसकी पैकिंग और वो बड़ी ज़बरदस्त आपको मिलती है। इवन के कोई आउटसाइड अमेज़न कोई सेलर है जो अमेज़न का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बड़ा प्रोफेशनली आपको चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं कि उसमें कोई नुकसान होने का एहतमाल नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ अभी ये कोरियर सर्विस शायद उस मयार की नहीं है, तो वो कैसे आप उसको इंश्योर करेंगे? जी बहुत ज़रूरी सवाल है। सो अभी जब हम यहाँ से चीज़ें भेजेंगे पाकिस्तानी सेलर्स, तो जो एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तानी सेलर्स यहाँ से अपनी चीजें अमेज़न के किसी एक फुलफिलमेंट सेंटर, जो कि दुनिया में 175 से ज्यादा हैं, उन तक भेजेंगे। वहां से आगे अमेज़न खुद, उनकी एक सर्विस है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, वो उसी तरह जिससे आपने कहा अच्छी तरह पैक करके प्रॉपरली वो खुद आगे शिप करेंगे। और एक और उनकी है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो अभी शायद फैसिलिटी पाकिस्तान के लिए ओपन ना हो, बट FBA की फैसिलिटी हो, ताकि जो अमेज़न है वो मर्चेंट्स के बिहाफ पे खुद उनको पैकेजिंग करके आगे शिप करेगा। मगर आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कंपनीज और कोरियर कंपनीज को, जिनको हम 3PL कहते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को, अपने आप को उस स्टैंडर्ड पर लाना होगा, ताकि जब अमेज़न मार्केट प्लेस ओपन करे और यहाँ लोकल शिपिंग करनी हो तो वो उनके थ्रू कर सकें और वो स्टैंडर्ड को और मेयार पर उतर सकें। एक सवाल आपकी इजाजत से मिशेल, वेरी क्विकली जी ये बता दें कि ऐसी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी अपना एक इंटरेस्ट होता है, बिजनेस कंसर्न है। सो अगर कोई चीज़ हम बेचेंगे, कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन या कोई बंदा बेचेगा, तो उसमें अमेज़न का अपना शेयर कितना होगा? लाइक अगर 100 रुपए की चीज़ आप बेचते हैं तो उसमें अमेज़न भी कोई काटेगा? जी बिल्कुल, अमेज़न भी काटेगा और आपको उसके अलावा कुछ और अखराजात भी करने पड़ेंगे। तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको मार्केटिंग के भी अखराजात करने पड़ते हैं। मगर ये फिर भी बहुत थोड़े होंगे और हर कैटेगरी के लिए फर्क हो सकते हैं। ये फिर भी थोड़े होंगे, मगर यहाँ बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप कस्टमर तक डायरेक्ट हैं। और ये बहुत बड़ी एक बेनिफिट है कि अब पाकिस्तानी सेलर्स के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है, वो खुल गया सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये ऐसा मौजू है जिसके ऊपर लोगों के जहनों में बहुत से सवालात हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको लर्न करें, ई कॉमर्स की तरफ जो है वो आए, ऑनलाइन सेलिंग की तरफ आए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और सेगमेंट पे इसके ऊपर करेंगे। बहुत शुक्रिया बदर खुशनूद साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।